हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी की तरफ से और आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो एनटीपीसी आरआरबी का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन एग्ज़ामों को देखते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो हर साल कंडक्ट करते हैं वैसे, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं जीएस में, इन पर आप लोगों को फोकस करना है। ये इस बार के लिए नहीं बल्कि आने वाले एग्जामों के लिए भी आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी ये टेस्ट सीरीज। तो इसी को आगे लेकर हम लोग चलते हैं और आज मुगल काल से जो जो क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग आधार बनाते हैं। क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, रिपीट क्वेश्चन होंगे तो इसका मतलब कि वो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो इसको भी हमें याद करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन क्या पूछा उसने, भैया पूछ रहा है पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि पहला मुगल सम्राट बाबर कौन था। पहला मुगल सम्राट बाबर। और बाबर जो है उसके बारे में पूछा गया है कि 1560 से लेके 1530 तक जब उसने शासन किया भारत में, तो वो कितने वर्ष की आयु में जो है फरगना का शासक बना था। बाबर की हमें बात पता है, तो एक क्वेश्चन तो इसी में छुपा हुआ है कि 1494 में फरगना यानी कि एक छोटा सा राज्य था, इस फरगना का वो शासक था और उसके पिता की मृत्यु हो गई। जो मिर्जा शेख थे उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु जब हुई तब वो बहुत ही छोटा था, और जब उसकी मृत्यु हुई तो वो 11 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 11 वर्ष का। तो दो ऐसे मुगल बादशाह हुए हैं जो बहुत ही कम उम्र में गद्दी पर बैठे हैं। तो पहला तो बाबर है, ठीक है, जो सबसे कम उम्र में गद्दी पर बैठा है, और दूसरा है अकबर। ठीक। बाबर जो है वो 11 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा है, और अकबर की उम्र थी 13 वर्ष 4 माह की जब वो गद्दी पर बैठा। तो यानी कि दो मुगल बादशाह जो हैं वो कम उम्र में गद्दी पे बैठे हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कम उम्र का मतलब है स्टार्टिंग वाले, बाद वाले तो बेचारे पैदा होते से बिठा के निपटा दिए जाते थे। तो भैया आने वाले समय में जब अंतिम मुगल शासक आएंगे तो उनकी तो फाइलें क्लोज कर देंगे लोग ही। ठीक है, तो भैया अगला क्वेश्चन क्या आ गया मार्केट में। अगला क्वेश्चन जो आया है वो है, दौलत खान ने बाबर को काबुल में किस सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा और संदेश वाहक भेजा। भैया हमें पता है कि भारत पर इस समय लोदियों का शासन था जब बाबर भारत पर अटैक कर रहा है, और दिल्ली में कौन था इस समय? इब्राहिम लोदी था। लेकिन इब्राहिम लोदी, क्योंकि लोदी लोग एक ऐसा वंश है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये अफगान हैं, बाकी सारे तुर्की थे, और उसने अपने सभी संबंधियों को दुखी कर दिया था, इसलिए पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खान लोदी, उससे काबुल और कंधार में इस समय बाबर था, और बाबर को उसने अपना एक दूत भेजा और उसको बोला कि आप भाई साहब भारत पर आक्रमण करें, आक्रमण करके आप इब्राहिम लोदी को पराजित करें, और जितना भारत को लूटना है लूट कर ले जाएं। क्यों ऐसा उसने सोचा दौलत खान लोदी ने? उसने इसलिए सोचा था ऐसा क्योंकि इसके पहले जितने भी आक्रमणकारी आए थे, जैसे तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 में, तो ये था कि भैया विदेशी लोग आते हैं, भारत को लूटते हैं और लूट के चले जाते हैं, भारत को टिंडा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत के पास वैसे भी इतना सारा धन है, अगर वो समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल के ले भी जाएंगे तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दौलत खान लोधी इसी को ये सोच के बैठा हुआ था। एक और क्वेश्चन है कि इस समय राजस्थान का एक और शासक है जिसका नाम है राणा सांगा, और राणा सांगा का भी यही लोगों का मानना है कि राणा सांगा ने भी अपना संभवतः दूत भेजा था, लेकिन बाबर आया और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में पराजित कर दिया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया? काबुल, देखो कहां पर था वो? काबुल में था। काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता किसके विरुद्ध? तो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? और ये अंतिम तुर्की यानी कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम ये शासक है जो अफगान है, और ये अंतिम शासक है जो युद्ध भूमि में मारा गया है। किसमें मारा गया है? युद्ध भूमि में मारा गया है। चलो भैया नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या आ गया मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भैया, मुगल साम्राज्य के शासन काल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्तिगत कर। तो भैया क्वेश्चन क्या पूछा है? गैर मुसलमान व्यक्तियों पर। किस पर? गैर मुसलमान व्यक्तियों पर लगाया जाने वाला कर क्या था? सरिया तो कानून होता है, जाहिलिया ये शब्द होता है, एक साफाई भी होता होगा, ठीक है ना, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जजिया।
जजिया एक ऐसा टैक्स है जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता है। ये एक सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर है, क्योंकि इसके बदले वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। जजिया कर महिलाओं से नहीं लिया जाता है, बुजुर्गों से नहीं लिया जा सकता है, बेरोजगारों से नहीं लिया जा सकता, जिसकी आय नहीं है उससे नहीं लिया जा सकता। जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले रेवेन्यू यानी खराज के साथ ही वसूला जाता था। जजिया कर की अगर बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है एफएसटी, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। और इसके पहले ब्राह्मण क्योंकि उच्च वर्ण के हुआ करते थे तो उन पे जजिया कर नहीं लगता था, लेकिन एफएसटी ने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगा दिया। दूसरा, अगला शासक सिकंदर लोदी हुआ था, और सिकंदर लोदी ने खराज और जजिया दोनों को अलग कर दिया, और दोनों को अलग करते हुए उसने अलग अलग वसूल किया। अगला शासक जो था वो था अकबर, और अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। लेकिन आगे चलकर औरंगजेब ने जजिया कर को वापस लागू कर दिया, और औरंगजेब के समय जजिया कर वापस लागू हो गया। और इस तरह आगे चलकर जहांदार शाह के समय जुल्फिकार खान ने इस जजिया कर को समाप्त कर दिया। किसने समाप्त कर दिया अंतिम रूप से? जुल्फिकार खान ने। जुल्फिकार खान ने जहांदार शाह के समय, ठीक है, जजिया कर को समाप्त कर दिया। चलो आगे देखते हैं, तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर कौन सा है भैया? जजिया लेंगे, जजिया। मुसलमान क्या लेंगे गैर हिंदुओं से? जजिया लेंगे। बाबर, मेरा भाई बाबर। बाबर का नाम क्या था ओरिजिनल? सलीम। सलीम तो जहांगीर का नाम है। खुर्रम, ये शाहजहां का नाम है। सफाई एक विशेष वर्ग हुआ करता था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो पूरा नाम इसका क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया? ए इब्राहिम, हारेगा तू बाबर के हाथों तो बाबर हराएगा तेरे को। किसमें? युद्ध में। कौन से युद्ध में हराएगा? पानीपत के युद्ध में। कब होगा पानीपत का पहला युद्ध? तो भैया पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध जो है वो कब हुआ? 1526 में। डेट है 21 अप्रैल। तो पानीपत के हम तीनों युद्ध एक साथ कर लेते हैं भैया। तो यह है पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। सेकेंड होगा 5 नवंबर को, और 5 नवंबर को जो होगा वो होगा 1556 में। और 1556 में जो होगा वो हेमू और अकबर के बीच में होगा। और थर्ड पानीपत का युद्ध जो होगा वो 14 जनवरी को होगा। और 14 जनवरी 1761 में लड़ा जाएगा। और 1761 में यानी कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा जाएगा। तो ये 3 पानीपत के युद्ध हो गए। चलो भैया आगे बढ़ते मार्केट में। अब क्या क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने? तो 1526 में हुआ था नवंबर, भैया नवंबर का महीना है। 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर ने 1500 दिल्ली में 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी को पराजित किया। क्वेश्चन घुमा दिया है। स्थापित होने के बाद मतलब 1525 तक वो पंजाब तक आ गया था। उसके बाद बाबर दिल्ली की ओर आगे बढ़ा, बढ़ना था, लेकिन पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी से उसका युद्ध हुआ, जो कब होगा? 1526 में होगा। तो टेंशन नहीं लेने का, घुमा फिरा के पूछते हैं तो एकदम टेंशन नहीं आ जाने का, ठीक है। यानी क्वेश्चन बार बार पूछा तो पानीपत तो याद करके जाना भैया तीनों चीजें। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया है। तो भूल मत जाना, इसको ये पूछेगा तो भैया घबराने का नहीं, 1526 में लड़ लेंगे अपन पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और पानीपत का प्रथम युद्ध कहां पर पूछा है? तो हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो भैया ये मिलेगा कहां पर हमें? हरियाणा है। हरियाणा के निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम का सही क्रम में दर्शाता है। तो भैया सही दर में दर्शा रहा है, तो भैया जहांगीर पहले आ गया तो ये गलत होगा। अकबर पहले आएगा तो अकबर हो गया। अकबर के बाद जहांगीर आना चाहिए, तो अकबर के बाद ये जहांगीर आ गया। जहांगीर के बाद शाहजहां आना चाहिए, शाहजहां के बाद औरंगजेब आना चाहिए। यानी आंसर ये हो गया
यानी कि अगर देखा जाए तो अकबर तीसरे नंबर का, जहांगीर चौथे नंबर का, शाहजहां पांचवें नंबर का, औरंगजेब छठे नंबर का था भैया, मुगल बादशाह छठे नंबर का। ठीक है, छठा हुआ बदमाश था औरंगजेब, इसलिए छठे नंबर का था मुगल बादशाह वो। तुलु धमा कुछ मतलब नहीं है, ऐसे दे देते तुलु धमा तुलु धमा। अगर भाई गलत दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेना अपने को तुल गामा कर लेना है इसको, क्योंकि भैया वो तुलु धुमा पूछ रहा है, क्या हो सकता है, घबराने का नहीं भैया। वो तुलु तुलु का मतलब तुलु गामा, ये वो जहांगीर के द्वारा अपराधियों को दी जाने वाली सजा नहीं होगी, अकबर के द्वारा प्रयुक्त जल संरक्षण विधि नहीं होगी, बाबर के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति होगी, और जहांगीर द्वारा लगाया गया कर नहीं होगा, क्योंकि बाबर ने तुलगामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, और तुलगामा युद्ध पद्धति का प्रयोग करके उससे कौन सा युद्ध जीता था, पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था, जिसमें दाएं बाएं और मध्य से सेना आगे बढ़ती थी और बढ़कर सामने वाली सेना को कमजोर कर देती थी। अगर देखा जाए तो तुलगामा युद्ध पद्धति बाबर ने जो है वो शेवानी खां उज्बेक से सीखी थी, और शेवानी खां उज्बेक ने कई बार बाबर को तुलगामा युद्ध पद्धति का प्रयोग करके ही पराजित किया था। इसलिए बाद में उसने इसी का प्रयोग पानीपत के युद्ध में किया है कि बेटा मैं इतनी बार हारा हूं, अब भारत के इब्राहिम लोदी को हराऊंगा इससे। चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है मार्केट में। अगला क्वेश्चन आ गया है कि किस जीते बाद बाबर ने गाजी नाम की उपाधि धारण करी, भैया गाजी की उपाधि धारण करी थी। कौन सा ऐसा था युद्ध जिसके बाद उसने गाजी की उपाधि धारण कर ली? तो भैया गाजी की उपाधि धारण करने के लिए उसे सबसे खतरनाक युद्ध लड़ना पड़ेगा, और सबसे खतरनाक युद्ध पानीपत का युद्ध था। उसके बाद खानवा का युद्ध था, तो पानीपत का युद्ध तो वो आसानी से जीत गया इब्राहिम लोदी के साथ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था खानवा का युद्ध, क्योंकि खानवा का युद्ध का शासक इस समय था राणा सांगा, और बाबर इस बात को जानता था कि राणा सांगा से अगर वो पराजित हो गया तो काबुल कंधार की पथरीली जमीन पर सर फोड़ने के लिए उसे वापस जाना पड़ेगा। इसलिए अपनी सेना को अगर मजबूती के साथ अगर युद्ध में लड़ाना है तो भैया अपने सैनिकों के सामने उसे एक उपाधि लेनी होगी, और इस तरह उसने एक उपाधि धारण कर ली गाजी, और इस युद्ध में एक नारा भी दे दिया उसने, जिहाद। और इस तरह खानवे के युद्ध में राणा सांगा को उसने पराजित कर दिया। राणा सांगा को पराजित करना और राणा सांगा को पराजित करने पर भारत पर अधिकार कर लेने के कारण जो है ये कहा जाता है कि राणा सांगा अगर ये युद्ध पराजित नहीं होता तो शायद बाबर भारत में नहीं आ पाता। भारत में जब राणा सांगा युद्ध लड़ रहा था, किस्सा खानवा का युद्ध, जो कि 16 मार्च, कई बुकों में 17 मार्च भी दिया जाता है, 16 मार्च 1527 में ये युद्ध लड़ा गया। राणा सांगा की तरफ से महमूद लोधी भी लड़ रहा था, क्योंकि ये अफगानी था और चाहता था कि भैया बाहर निकल जाओ, अफगान वापस आ जाए। इसके अलावा चंदेरी का राजा मेदिनी राय भी लड़ रहा था, और एक हसन खां मेवाती भी लड़ रहा था। ठीक है, और हसन खां मेवाती भी इसकी तरफ से लड़ रहा था, यानी कि भैया सब मिली जुली सरकार बना ली थी इन्होंने यहां पर बाबर के विरुद्ध, लेकिन बाबर ने सबकी फाइल निपटा दी, और इस तरह खानवा का युद्ध जीतकर अब बाबर ने यह निश्चय कर दिया कि वो अब भारत में शासन करेगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? लड़ा जा रहा खानवा का युद्ध राणा सांगा से लड़ा जाएगा मार्च 1527 में लड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ मार्केट में जल्दी से। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? फिर सिंपल सा क्वेश्चन है, बाबर है, कोई घबराने का नहीं, ये तो सिंपल बना लोगे इसको। इजी क्वेश्चन जो है वो इजी है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भैया क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है तो घबराना नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं जिनको आता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनको नहीं आता है उनके लिए दिक्कत है। भैया नए नए खिलाड़ी हैं मार्केट के, नए नए खिलाड़ी हैं भैया, पिच पर बोल रहे बैट बॉल लेकर, भैया आप खेलना आता नहीं है तो पहली बॉल पे विकेट गिरा देंगे अपना। तो उन लोगों के लिए जब कोई क्वेश्चन को बार बार रिपीट होता है तो वो क्वेश्चन उनको अच्छे से याद हो जाता है, समझ गए? तो भैया आया हुआ है इसलिए मन से नहीं बनाया मैंने, ठीक है। खानवा का युद्ध के बीच लड़ा गया भैया, खानवा का युद्ध किसके साथ लड़ा जाएगा? बाबर आएगा, और बाबर के साथ कौन आएगा? ये आ गया बाबर, ये आ गए बाबर, और बाबर के साथ आएगा राणा सांगा। बाबर के साथ कौन आएगा? राणा सांगा युद्ध लड़ेगा। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया भैया? जब बात
बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो भैया जा में तो 1526 दिख नहीं रहा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, भैया पानीपत के युद्ध की डेट नहीं दिख रही। लेकिन बाबर जब भारत पर आक्रमण करने आया तो भारत जो है इस समय पंजाब में दौलत खान लोधी था, और बाबर जब भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था तो उसने भारत पर कई बार आक्रमण किए, और कई बार जब आक्रमण किए तो उसी में से उससे भारत पर आक्रमण करके भारत की युद्ध कला को उसने देखा कि आखिर ये कैसे लड़ रहे हैं, कहीं सेवानी खां उज्बेक जैसे तो नहीं लड़ रहे कि मार मार के भगा देंगे मेरे को। तो भैया उसने भारत पर करीबन 4-5 बार आक्रमण किए, और इसमें सबसे पहला आक्रमण उससे 1519 में किया, और भेरे के किले पर, भेरा का किला जो था उसको जीत लिया। इसलिए भैया भारत पर पहला आक्रमण कब करा? उसने 1519 में किया। चलो भैया आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या है? मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा की गई? देखो घुमाया क्वेश्चन कैसे भी, 3 तरीके से आंसर। खोदा निकला बाबर। ठीक है, खोदा निकला क्या? बाबर। घाघरा, भैया घाघरा का युद्ध होगा। ये एक ऐसा युद्ध है जो कब लड़ा जाएगा? पहली चीज, ये युद्ध अफगानियों से लड़ा जाएगा। अफगानियों में से किसकी तरफ से लड़ा जाएगा? तो महमूद लोधी लड़ेगा इसको। कौन लड़ेगा? महमूद लोधी लड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जल और थल दोनों पे लड़ा जाएगा, एकमात्र ऐसा युद्ध जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया। कब लड़ा जाएगा? तो भैया ये बाबर का अंतिम युद्ध होगा। किसके विरुद्ध होगा? अफगानों के विरुद्ध होगा। कब लड़ा जाएगा? तो 1529 में लड़ा जाएगा। क्या हमें डेट पूछ रहा? डेट पूछ रहा है, तो डेट कब आ रहा? 23 नहीं आ रहा, 25 नहीं आ रहा, ये जा गया, ये आया मेरे मन को भाया, 1529 घाघरा का युद्ध। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता? सुल्तान, सुल्तान होंगे तुर्की लोग। कौन होंगे? तुर्की लोग। पर तुर्कियों में लोधी अफगानी है, इनको भी सुल्तान कहते थे। खिलजियों को भी सुल्तान कहते थे, तुगलों को भी सुल्तान कहते थे। मुगलों को बादशाह कहते हैं। क्या कहते हैं मुगलों को? बादशाह। मुगल बेसिकली कौन है? तो मुगल जो हैं अगर देखा जाए तो बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर लंग का 5वां वंशज है, और अपनी माता की तरफ से वो चंगेज खां का 14वां वंशज है। ठीक है, और इस तरह वो तैमूर लंग और चंगेज खां दोनों के ग्रुप से मैच करता था। ठीक है, यानी दोनों के समय का था वो। चलो आगे देख, मतलब दोनों के उसमें वो था। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया था, उल्टा, उल्टा करना है इसको, उल्टा करना, अंतिम से पहला करना है। तो अंतिम पे जाएंगे हम। सबसे पहले अकबर मिलेगा, अकबर मिला, अकबर मिला, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अकबर के बाद कौन बनेगा? भैया अकबर के बाद कौन बनेगा? जहांगीर बनेगा। जहांगीर तो आ नहीं रहा, प्यार ही नहीं करता अकबर को, जहांगीर को। ठीक है, सेकू बाबा, सेकू बाबा बहुत बोलता था अकबर जहांगीर को। लेकिन जहांगीर के बाद कौन आएगा? शाहजहां। तो शाहजहां इसमें भी आ गया, शाहजहां इसमें भी आ गया। अब शाहजहां के बाद कौन बनेगा? औरंगजेब। तो औरंगजेब इसमें आ गया। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह द्वितीय बनेगा, बहादुर शाह द्वितीय आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। घबराने का नहीं, आगे बढ़ते हम लोग। मार्केट में क्या आ गया क्वेश्चन? बहुत ही खतरनाक बड़ा क्वेश्चन टाइप का दिख रहा है ये। भैया इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के सिंधु घाटी से लेकर बंगाल तक स्थित सोनार घाटी तक रॉयल सड़क का निर्माण करवाया, जिसका निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? तो भैया ये तो हमारा शेरशाह सूरी मार्ग है, और इसे बनाया था शेरशाह सूरी ने, जो कि पेशावर से लेकर, यानी कि कलकत्ता से लेकर पेशावर तक जाता था। आगे चलकर इसका निर्माण जो है वो ऑकलैंड और डलहौजी के समय इसकी रिपेयरिंग की जाएगी, यानी ब्रिटिश शासकों ने इसे और आगे तक पहुंचाया था। तो शेरशाह सूरी मार्ग हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? सिंधु घाटी की सोनार घाटी से, भैया सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाह सड़क जो है वो किसने बनवाई? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड कहते हैं इसी को हम लोग, जो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 से मिलकर बनी है। ग्रांड ट्रंक रोड का पुनः निर्माण किसने करवाया? भैया डलहौजी ने करवाया था, ऑकलैंड डलहौजी। तो भैया ये आ गया हमारे
डल 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 हो जी। चलो भैया, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है भैया, बहुत ही प्यारा मकबरा हुआ है, अष्टभुजीय मकबरा है, और ये बिहार के सासाराम में स्थित है, जो कि उसकी पहली जागीरों में से एक था। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने कब से कब तक शासन किया। तो भैया, उसने कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में 1540 में हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया, और 1540 से लेकर 1545 तक उसने शासन किया, लगभग 5 वर्ष। कालिंजर का अभियान करते समय जब शेरशाह सूरी उस किले के दरवाजे को तोड़ रहा था, तो दरवाजे को तोड़ते समय वो जो है उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन दरवाजा टूटा नहीं। तो उसने किसको बुलाया? उसने बुलाया तोपों को, और तोपों को आदेश दिया कि भैया फोड़ा फाड़ी मचा दो जरा कालिंजर के दरवाजे की। अब फोड़ा फाड़ी मचाना चालू हुई। अब गोले जो थे वो जाके दरवाजों पे लगते, भड़ाम भड़ भड़ाम भड़ भड़ाम भड़। अब दरवाजे पे लग रहे, अब दरवाजे पे लग रहे, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा। तभी एक और गोला डाला गया तोप में, और वो गोला गया और उस गोले का मूड बीच रास्ते में खराब हो गया, और बीच रास्ते में खराब होकर वो दरवाजे पे टकरा कर फूटा नहीं। बोला मूड नहीं, आज नहीं फूट रहा, और दरवाजे से टकरा के वो वापस रिवर्स आ गया। और जैसे ही वो रिवर्स आया और आके शेरशाह सूरी जहां खड़ा हुआ था वहां आकर वो गिर गया। जब वो गिरा तो जहां तोपे रखी थी, बारूद रखा था, वहीं आके वो गोला गिर गया शेरशाह सूरी को। तो शेरशाह सूरी ने गोले को देखा, गोले ने शेरशाह सूरी को देखा। गोला शेरशाह सूरी को बोले कि भैया मैं गोला हूं, मैं तो फटने के लिए बना था। तो मैंने, शेरशाह सूरी ने बोला भैया तो दरवाजे पे क्यों नहीं फटा? बोला मूड नहीं था। अब मेरा मूड है, और इतने में वो गोला फूट गया, और जैसे फूटा शेरशाह सूरी भी फूट गया, और इस तरह शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई कालिंजर के अभियान पर। अब भैया 1540 से 1545 तक उसने शासन किया, और इसके बाद उसके बेटे इस्लाम शाह ने शासन किया। चलो भैया आगे आ जाते मार्केट में। शेर खां भैया, शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण करके धियाशुद्दीन शाह को पराजित किया था। तो भैया धियाशुद्दीन को उसने 1538 में पास किया था। देखो टाइम पीरियड पता था हमें, 1540 से लेके 45 तक का समय है, ठीक है। 1358 होगा नहीं। हाँ क्या? तो भैया 1358 में होगा नहीं, 1540 में, क्योंकि वो बन रहा, उसके बाद बंगाल में विद्रोह होगा जिसको दबाने के लिए वो जाता था। 1583 भैया बहुत बात की कहानी आ जाएगी। 1538 में जब उसने बंगाल पर धियासुद्दीन को हरा दिया, और फिर बंगाल जो है अधिकार क्षेत्र में आ गया। शेर खां लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि उसने अभी तक मुगल बादशाह, मतलब वो सुल्तान नहीं बना था। चलो आगे, अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम। ओ भैया छुपा के रखा है असली नाम। क्या है बरखुरदार शेर खां आपका असली नाम? बताओ बताओ। भैया फरीद। तो शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद, जिसको सासाराम की जागीर में रहकर उसने रेवेन्यू सिस्टम सीखा। बाद में उसने बिहार के शासक बहार खां लोहानी क्या नौकरी कर ली, और जब बहार खां लोहानी क्या नौकरी करी तो एक बार शिकार खेलते समय बहार खां लोहानी के सामने शेर आ गया। शेर को देखकर बहार खां लोहानी के बाहर निकल आए, और भैया वो कपने लगा, तभी आ गया हीरो, और फिर फरीद ने अकेले ही शेर को मार डाला, जिससे बिहार के शासक बहार खां लोहानी खुश हो गया, और उसने शेर शाह को, फरीद को एक उपाधि दे दी, और शेर खां बन गया। बाद में कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद वो शेर शाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठा। चलो भैया आगे क्वेश्चन क्या है। कई विश्राम गृहों, मस्जिदों, सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना गया है। तो भैया शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई थी, पता ही है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को, भैया शेरशाह हुमायूं को पराजित किया। कन्नौज की लड़ाई भैया 1540 में हरा दिया हुमायूं को, और भेज दिया भैया ईरान, जाके ठोकरे खा ईरान में।
और हुमायूं भारत से बाहर चला गया और 1540 से लेके 1555 तक भाई साहब ईरान और काबुल और कंधार की ठोकरें खाता रहा और वापस आया जब कुछ ही महीनों बाद अपने द्वारा बनाई गई लाइब्रेरी दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर जो दिल्ली में स्थित है उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, जो मुगल काल में भी जारी रहा और अंग्रेजों के समय भी जारी रहा? तो भैया चांदी का जो सिक्का था उसको कहते थे रुपए और सोने का जो सिक्का था उसको कहते थे असरफी और जो तांबे का सिक्का था उसको कहते थे दाम। और इस तरह उससे 3 सिक्के चलाए थे जिसका नाम चांदी का सिक्का रुपया, सोने का सिक्का असरफी और तांबे का सिक्का दाम था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खां किसको बैरम खां ने किसको हराया? तो भैया बैरम खां पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसको हराएगा? ठीक है, तो आदिल शाह सूरी ने अपने एक योग्य सेनापति को भेजा था जिसका नाम था हेमू और हेमू और अकबर के बीच में एक युद्ध होगा जो युद्ध होगा 5 नवंबर 1556 को, जिसे हम कहेंगे पानीपत का सेकंड युद्ध। और इस पानीपत के सेकंड युद्ध में पराजित कर देगा कौन? बैरम खां हेमू को। लेकिन बैरम खां के सेनापति है और अकबर इस समय मुगल बादशाह बन चुका है क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। निम्न में से स्वामी हरिदास से 11 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति, तो हरिदास से बेजू बावरा भी अकबर के समय के वो थे, समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु थे, तनरंग भी एक गुरु थे। ठीक है, तानसेन का नाम है, ओरिजिनल नाम है क्या? बताना मुझे कमेंट में, तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या है? हरिदास से उन्होंने 11 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करी थी संगीत की। इनके एक और गुरु थे जिनकी समाधि ग्वालियर में है और तानसेन और उनकी समाधि जो है वो अलग बगल अगल बगल में बनी हुई है। ठीक है, उन गुरु का नाम क्या है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो भैया तानसेन का ओरिजिनल नाम और तानसेन के गुरु जो थे उनका नाम मुझे बताओ कि क्या था भैया, किनकी समाधि ग्वालियर में तानसेन के साथ। और हरिदास से उन्होंने कितने वर्ष की शिक्षा प्राप्त करी? 11 वर्ष की शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य के नियोजित पहला शहर था? तो भैया कौन सा शहर नियोजित शहर था पहला? भैया दिल्ली तो 7 बार बसाया गया, 7 बार लूटा गया है। इस्लामाबाद है नहीं, फतेहपुर सीकरी। भैया फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी थी? अकबर ने करी थी और इस तरह उसने इसे अपनी राजधानी बनाया था। भैया एक क्वेश्चन कई बार आया है, ये क्वेश्चन क्या है? देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। एक धर्म है जिसका नाम है दीन इलाही, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भैया दीन इलाही की स्थापना किसने करी? तो दीन इलाही की स्थापना अकबर ने करी। कब की? 1582 में करी। और इस तरह दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला जो है एकमात्र हिंदू जो था वो था बीरबल, जिसने इसको अपनाया था। और इसका जो धार्मिक गुरु था, जो मेन गुरु था, वो था अबुल फजल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आया है? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? कौन थी अहमदनगर की रानी? तो भैया अहमदनगर की रानी कौन थी जो अकबर का मुकाबला कर रही थी? तो अकबर का मुकाबला कर रही थी हमारी चांद बीबी। तो भैया चांद बीबी को जो है अहमदनगर ने अपॉइंट किया था अकबर की सेना से समझौता करने के लिए। महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों, उन शासकों या राजवंशों के शासनकाल के दौरान भारत आए थे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रॉल्फ फिच क्या आया था? ठीक है, देखते हैं। अबुल फजल क्या देवराय द्वितीय के दरबार में आया था क्या? तो भैया अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। मार्को पोलो ने पांड्या राज्य की यात्रा की थी? तो भैया की थी। अब रॉल्फ फिच जो है इसकी कहानी अगर हम देखते हैं तो रॉल्फ फिच की कहानी क्या है? तो हम लोगों ने एक देखा है अनारकली का नाम। अगर अनारकली का नाम सुना होगा हमने तो भैया अनारकली के बारे में हमें जो है जानकारी मिलती है। अकबर के समय तो भैया रॉल्फ फिच भी था, यानी जॉन जुडन नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा? जॉन जुडन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासन के शासनकाल के दौरान आने वाले विदेशी यात्रियों के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? तो भैया विलियम हॉकिंस, ये किसके समय आएगा? जहांगीर के समय आएगा। ठीक है। मनोची किसके समय आएगा? तो ये शाहजहां के समय आएगा। ठीक है, ये भी शाहजहां और औरंगजेब के समय तक रहेगा ये। सर थॉमस रो, ये भी किसके समय आएगा? जहांगीर के समय आएगा। तो भैया कौन सा ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है जो कि सही तौर पर सुमेलित है? कौन सा ऐसा दिख रहा है जो सही तरीके से सुमोलित है? भैया इसमें से हमें औरंगजेब जो है उसके समय का मैच कर गया। औरंगजेब से औरंगजेब, जहांगीर से शाहजहां मैच नहीं कर रहा, शाहजहां से जहांगीर मैच नहीं कर रहा, अकबर से जहांगीर मैच नहीं कर रहा। तो भैया कौन मैच कर गया? औरंगजेब। औरंगजेब मैच कर गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो भैया अकबर का दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है उसका जन्म और एक है उसकी ताजपोशी। तो अकबर का जन्म जो है वो अमरकोट के किले में होगा। ठीक है। और ताजपोशी होगी कालानौर में। जन्म होगा 15 अक्टूबर 1542 में और गद्दी पर बैठेगा 14 फेब 1556 में। कालानौर पड़ता है कहां पर? पंजाब में। अमरकोट पड़ता है सिंध में। तो भाई साहब क्या दिख रहा है? अमरकंट मतलब अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किस में हुआ था? तो भैया कहां होगा? पंजाब में होगा। कहां होगा? पंजाब में होगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बैरम खां का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भैया बैरम खां का बेटा जो अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, भैया कौन है बैरम खां का बेटा? भैया बैरम खां जो है उसने विद्रोह कर दिया था 1560 में। और बैरम खां के विद्रोह कर देने के बाद अकबर ने बैरम खां के बेटे अब्दुल रहीम खाने खाना को, क्योंकि गुजरात अभियान के बाद उसे खाने खाना की उपाधि दी गई थी, और उसकी मां हमीदा बानो बेगम को बुलाकर अपने दरबार में संरक्षण दिया। तो बैरम खां का बेटा कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना। अहमदनगर की विजय किस रानी सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? वापस से अहमदनगर की रानी आ गई भैया। चांद बीबी का है, चांद का पर्दा कर देंगे भैया। तो भैया चांद बीबी लड़ेगी अहमदनगर की तरफ से अकबर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि दी गई? बहुत खा रहे हमारे। ठीक है, इनमें से किसे खाना खाने की उपाधि सम्मानित किया? अकबर। इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि सम्मानित किया गया था? तो भैया अकबर किसको सम्मानित करा था पहले? बैरम खां को। किसको सम्मानित किया गया था? बैरम खां को। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या आया है। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? भैया फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाला बादशाहों में बादशाह अकबर बादशाह। ठीक है भैया, अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? तो भैया फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाला अकबर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार में रहता था? बीरबल। अकबर नाम सुनते ही हो भैया बच्चा बच्चा मार देगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा लागू करी थी। मनसबदारी यानी कि मनसबदारी प्रथा को लागू किसने किया? मनसबदारी का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र पर वहां का प्रशासन चलाने के लिए उस व्यक्ति को उस का पद यानी कि अमीर का पद, उसके अधीन रहने वाली सैन्य व्यवस्था और वहां का जो व्यवस्था चलाने के लिए जो वहां का वित्त है वो सभी उसको प्रदान कर दिया जाता था। और इस तरह मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने चालू करी थी 1574-75
5 में। ठीक, तो अकबर लेकर आया था मनसबदारी व्यवस्था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है? मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भैया वीर साल के किले में हुआ था। और वीर साल का किला क्या था? सिंध के अमरकोट के किले में हुआ था। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में मृत्यु हुई और आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। किसको दफनाया गया सिकंदर में? सम्राट अकबर का मकबरा जो है वो आगरा के सिकंदरा में स्थित है और इस तरह उसे दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है? राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई। कौन सा राज्य भैया राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में? भैया मराठा तो जीत ही नहीं पाए थे, वो हटा दो। कर्नाटक का एरिया साउथ तक जाएंगे नहीं वो अभी। ठीक है, कर्नाटक सिंध दिल्ली। तो भैया कौन सा राज्य था अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता? अधिकृत था उनके अंडर में। तो अवध भी था, बंगाल भी था, हैदराबाद भी था। तो भैया ये उनके अंडर में हुआ करता था, अवध, हैदराबाद और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? हमीदा बानो बेगम किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो भैया हमीदा बानो बेगम किस सम्राट की पत्नी है? तो भैया वो हुमायूं की पत्नी है और अकबर की माँ है। किसकी माँ है? माँ है अकबर की। ठीक है, तो अकबर की माँ है हमीदा बानो बेगम। तो भैया देखते हैं हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया? निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में नहीं था? 9 रत्नों में नहीं है भैया। कौन 9 रत्नों में नहीं है? राजा टोडरमल थे, अबुल फजल थे, फकीर अजीजुद्दीन था, उस्मान अली का। अरे चचा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे उस्मान मियाँ? आप तो हैदराबाद के अंतिम निजाम हैं। तो हैदराबाद के अंतिम निजाम थे ये। तो भैया उस्मान मियाँ नहीं है थे भैया हमारे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के तीसरे मुगल सम्राट? तो बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। अरे अकबर तुम तो तीसरे पे निकले अकबर। तो भैया तीसरा मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। अगला क्वेश्चन, अकबर की प्रशासनिक सीट क्या थी? भैया अकबर ने अपनी प्रशासनिक सीट क्या बना के रखी? तो भैया अकबर कहां से प्रशासन करता था? अकबर आगरा से प्रशासन करता था। बाद में फतेहपुर सीकरी को उसने अपनी कैपिटल बना लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगला क्या आ गया? मार्केट में भन्नाटा हुआ। भारत इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? भैया कौन देगा सूरत में? तो जहांगीर देगा। कब देगा? 1613 में देगा। ठीक है, तो 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री खोलेंगे अंग्रेज जहांगीर के समय। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर पुत्र था किसका? अकबर का। अकबर डैडी हैं जहांगीर के और जहांगीर को प्यार से वो कहते थे शेखू, शेखू बाबा। क्या कहते थे? शेखू बाबा कहते थे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर भारत में भैया तो पहले आया बाबर, फिर आया हुमायूं, फिर आया अकबर, फिर आया जहांगीर। तो जहांगीर कौन से नंबर का है? तो जहांगीर चौथे नंबर का है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शाहजहां की बेटी जहांआरा ने शाहजहानाबाद यानी दिल्ली का पुराना नाम है शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया। भैया दिल्ली में बनाया गया चांदनी चौक वगैरह इन सब पे ध्यान देने वाली जो महिलाएं थी, गुलबदन बेगम ने तो हुमायूं नामा लिखा था, यानी कि ये होगी नहीं, बेगम इश्तर है नहीं, यानी रोशन आरा और जहां आरा दोनों थी। और रोशन आरा जो है वो औरंगजेब की सगी बहन थी, यानी कि सॉरी सगी बहन मतलब औरंगजेब का समर्थन करने वाली महिला थी, क्योंकि सब एक ही पुत्र से उत्पन्न, यानी शाहजहां के जितने भी बेटे बेटियां थे वो सब एक ही से उत्पन्न हुए थे, मुमताज महल से। तो इसका आंसर है जहां आरा। क्या है? जहां आरा, जिसने चांदनी चौक वगैरह का निर्माण में रुचि दिखाई थी। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनाया? भैया याद में ताजमहल बनाऊंगा मैं, पर ताजमहल बनाने के लिए तो भैया संगमरमर चाहिए। दूसरा अहमद लाहौरी को लाना पड़ेगा, क्योंकि अहमद लाहौरी तो इसको बनाएंगे। तो ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसकी याद में? वो तो आप लोगों को पता ही है।
चलो, मुमताज की याद में औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भैया उसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था। भैया आलमगीर बोलते थे औरंगजेब को। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में ही महल के अंदर नजरबंद कर दिया और एक ऐसी गुफा में रखा, ऐसे कमरे में रखा जिसमें एक खिड़की थी और खिड़की के बाहर ताजमहल देखता रहता था शाहजहां अपने अंतिम समय में। 1666 में मरेगा शाहजहां। तब तक अपनी वो शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। 8वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। हाँ भैया, औरंगजेब के बाद पतन चालू हो जाएगा, लेकिन वो दूसरा पुत्र नहीं था, बल्कि वो दारा शिकोह के बाद जो है, यानी दारा शिकोह उस समय सबसे बड़ा बेटा था और दारा शिकोह के बाद जो है अ, उसके पुत्र हुए थे, यानी 4 पुत्र और 3 पुत्रियां वगैरह थी। तो दारा शिकोह, साहस शुजा और औरंगजेब और मुराद बख्श, ये सब उसके बेटे थे। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध भेजा था? भैया किसको भेजेंगे? औरंगजेब छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध एक राजपूत राजा को भेजा था, जिसका नाम क्या था? राजा जय सिंह को भेजा था, जिसके वजह से पुरंदर की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि करवाने के लिए जो है जय सिंह ने शिवाजी के किलों पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसे रबिया दुर्रानी के नाम से जाना जाता है? भैया दिलरास बानो बेगम। भैया औरंगजेब के दिल में रहने वाली दिलरास बानो बेगम की याद में ही जो है रबिया दुर्रानी का मकबरा बनाया गया है, जिसे बीबी के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से एक ही जाना जाएगा और वो है औरंगजेब। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपनाया था। देखो क्वेश्चन वही घूम के पूछा जा रहा है बार बार, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है 3-4 बार एग्जाम में, यानी ये गलत नहीं होना चाहिए। आलमगीर औरंगजेब की उपाधि है, याद रखना इस बात को। चलो, औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों ने कई क्षेत्रीय साम्राज्यों के सत्ता में आ गए। कब मृत्यु गया, कब टपकेगा हमारा औरंग? औरंग भैया कब टपकोगे? तो औरंगजेब ने शासन किया है 1707 तक। उसके बाद मुगलों की बैंड बजना चालू हो जाएगी। भारत का अंतिम मुगल बादशाह, ए अंतिम मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह द्वितीय है। कौन है? बहादुर शाह द्वितीय है। तो कौन है भैया? बहादुर शाह सेकंड था, जिसे रंगून भेज दिया था उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद, है ना। तो हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन फटाफट लगा रहे हैं जिससे जल्दी से रिवीजन होता जाए आपका। देखते कितना है मार्केट में दाम। तो अंग्रेजों ने रंगून भेजा था किसको? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह अहमद शाह, अहमद बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह थर्ड। तो बहादुर शाह जफर को भेजा था। इन्हें ही बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। जफर इसलिए क्योंकि भाई साहब जो है कविता लिखा करते थे। ठीक है। कितना बदनसीब है जफर तू जफन के लिए, कितना बदनसीब है जफर तू दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली दूसरे यार में। ठीक है। भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर गया भैया? मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा ले जाएंगे हमारे नादिर शाह। और नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और भैया मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ लेकर चला गया। फिर नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और दिल्ली को लूटा था। भैया कब लूटा पूटा किया? तो 1739 में लूटा पुटा किया। किसने किया? तो नादिर शाह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को उनको कालानुक्रम में जमाना। नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया, कर देगा भैया हमला 39 में। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की जाएगी और बक्सर का युद्ध हम पराजित हो जाएंगे और 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा कर दी जाएगी। हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से जीत लिया। तो भैया कब जीत लिया? तो 1556 में जीत लिया। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों से हराई
कब हराई? तो 1761 में हराई। तो भैया क्या आ रहा है आंसर? पहले नंबर पे जे आएगा, सेकंड नंबर पे जे आएगा, थर्ड नंबर पे जे आएगा, चौथे नंबर पे जे आएगा। तो जे क्या आ रहा है? सी। सी सब में मिल रहा है तो इसको हटा दो। सी के बाद आ रहा है ए। ए इसमें आ रहा है तो इसको हटा दो। अब इसके बाद क्या आ रहा है? थर्ड नंबर पे आ रहा है बी। तो सी ए बी, सी ए बी और डी, तो इसका आंसर होगा ये। फटाफट समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मार्केट में। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? भैया कहां से आया था अहमद शाह अब्दाली? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने आक्रमण किए? 7 बार आक्रमण किए। और अफगानिस्तान से आया था भैया वो, लहरा के बल खा के, और मराठाओं को पराजित कर दिया उसने पानीपत के थर्ड युद्ध में। निम्न में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण संदर्भ योग्य नहीं है? आलमगीर नामा है, शाहजहां नामा है, बाबर नामा है, शहनामा नहीं है। शहनामा फिरदौसी की है। किसकी है? फिरदौसी की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? भैया अकबरनामा को हमने कितने भागों में डिवाइड किया था? तो अकबरनामा जो है वो 3 पुस्तकों में विभाजित है, जिसकी तीसरी जो भाग है उसे ही आईने अकबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईने अकबरी कहा जाता है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते, क्या है? 14th सेंचुरी के फारसी साहित्य में निम्नलिखित कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था, जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा जाता है? ठीक है, तो कौन सी 14th सेंचुरी का पूछ रहा है? मोहम्मद इकबाल है नहीं, रूमी है नहीं, मिर्जा गालिब 1857 की क्रांति के समय था, हाफिज। हाफिज मियां ने 14th सेंचुरी में अपनी भैया रुचि दिखाई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो अकबर ने अपनी बाबरनामा टर्की भाषा में लिखी है। किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी है बाबरनामा। तो भैया बाबरनामा जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबरनामा जो है वो टर्की भाषा में लिखा गया है। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? भैया पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी, जौनपुर के निवासी, जिन्होंने रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बारे में इस समय बताया है। ठीक है, चलो आईने अकबरी किसने लिखी है? 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है, जिसे सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था की विस्तृत वर्णन मिलता है। भैया कौन लिखेगा आईने अकबरी, जो अकबरनामा का थर्ड पार्ट है? जल्दी बताओ मेरे दोस्तों, विद्यार्थियों। अबुल फजल, शेख मुबारक का बेटा, फेजी का भाई अबुल फजल लिखेंगे। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, और इसमें अपने भाई हिंदाल और कामरान को सजा देने के बारे में भी बताया है गुलबदन बेगम ने। ठीक है, तो हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। निम्नलिखित में कौन सी एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? बुद्ध की शिक्षा यहां पर आ गई है, त्रिपिटक है, ये हो गया त्रिपिटक। तो भैया ये क्वेश्चन बीच में से कहां आ गया है? तो भैया इसको भी बना दो, ऐसी क्वेश्चन आते फटाफट। ठीक है, निम्नलिखित में एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है त्रिपिटक, ये फिर से कैसे आ गया है? हम्म। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम शासन काल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। अरे सलीम और कलीम, सलीम और कलीम, ये दोनों किसके शासन काल के महत्वपूर्ण कवि हैं? औरंगजेब ने तो भैया संगीत पर बैन लगा दिया। अकबर के समय भैया तानसेन, बेजू बावरा, इनका ही प्रभुत्व था। जहांगीर के समय जो है वो रचनाकार जो थे, वो कवि जो थे वो दूसरे जो है उन्होंने प्रभाव रखा। लेकिन सलीम और कलीम जो है वो हमारे शाहजहां के समय आएंगे। किसके समय आएंगे सलीम और कलीम? शाहजहां के समय आएंगे। और इन्होंने जो है तहलका मचा के रखेंगे शाहजहां के समय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद किसकी है? तो गीत गोविंद जयदेव की है। ठीक है, किसकी है गीत गोविंद? जयदेव की है। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। साहित्यिक स्त्रोतों को कहा जाता है क्या? अभिलेख, इतिवृत्त, धर्मशास्त्र, कालक्रम। क्या लिखा जाता है? इतिवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिवृत्त। गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ये किसका हिस्सा है? तो गोल गुंबज की बात की जाएगी तो गोल गुंबज जो है वो किसका हिस्सा माना जाएगा? तो गोल गुंबज जो है वो कहां पर होगा? बुंदेलखंड में होगा? नहीं होगा। पानीपत में होगा? नहीं होगा। भरतपुर में होगा? नहीं होगा। तो आदिल शाह का मकबरा बीजापुर में। बीजापुर के आदिल शाही थे ना बहमनी राज्य के पतन के बाद। जल की मांग पूरा करने के लिए 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी क्वींस ऑफ स्टेपवेल निम्न में से कहां पर स्थित है? तो भैया ये बावड़ी तो बूंदी में है। ठीक है, और इसको निर्माण जो है वो बूंदी के राजा के द्वारा की पत्नी के द्वारा करवाया गया था, और इस तरह उन्होंने रानी उदयमती के द्वारा इसे निर्मित कराया गया, यानी कि रानी उदयमती ने इसको निर्मित किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अहिल्याबाई के किले के 8वीं शताब्दी के तट पर स्थित है। अहिल्याबाई का गैया कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे अहिल्याबाई यानी महेश्वर की बात कर रहे हैं वो किले की। अगला क्वेश्चन देखते क्या गया मार्केट में। अकबर का मकबरा कहां पर है? तो अकबर का मकबरा जो है वो आगरा के सिकंदरा में स्थित है। कहां पर स्थित है? आगरा के सिकंदरा में स्थित है। हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित कथन। चार मीनार मोस्ट इंपोर्टेंट। चार मीनार, चार 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 मीनार भैया शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है, यानी प्लेग की बीमारी फैल गई थी। 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। भैया कुतुब शाही है भैया, कुली कुतुब शाह ने। मेहराब के कमरों में 4 मंजिलों और मेहराबों के दीर्घों का सहारा लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर उन्मुख 4 अन्य भवन मेहराबों का बनाया गया। हाँ ये भी सही है। 15 मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण। 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा सहारा नहीं लिया गया है। याद रखना प्लेग के कारण इसको अंतिम दशक को दर्शाया गया है। ठीक है, प्लेग। चलो, चार मीनार का निर्माण निम्न से किस व्यापक रूप में फैली बीमारी? भैया फैल गई बीमारी। चार मीनार के रूप में भैया क्या आएगा? प्लेग आएगा। क्या आएगा? प्लेग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था 1591 में। प्लेग के बीमारी का चित्रण, प्लेग उन्मूलन की याद में महमूद कुली कुतुब शाह के द्वारा स्मारक निम्नलिखित में से बनाई गई प्लेग को समाप्त किया गया था मीनार। तो भैया चार मीनार, प्लेग मिटेगा बनेगा चार मीनार। 1591 में कुली कुतुब शाह बनवाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल में स्थित एक महल है। हवा महल में स्थित एक महल है। हवा महल कहाँ है भैया? हवा महल जयपुर में स्थित है। ठीक है, हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है। और हवा महल की क्या खासियत है? भैया बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है हवा महल। ठीक है, 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था इसको। हवा महल जयपुर में 1799 में प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर 5 जगह बनाए गए हैं? दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और बनारस हो गया, उज्जैन हो गया, मथुरा हो गया, दिल्ली हो गया और जयपुर। तो भैया जयपुर में है, दिल्ली में है, वाराणसी में है, कहां नहीं है? इलाहाबाद में नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो भैया उज्जैन में है, वाराणसी में, जयपुर में, इंदौर में नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तमिलनाडु में क्या नहीं है?
भैया तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर भी है, पद्मनाभपुरम पैलेस भी है, वल्लुवर कोट्टम भी है, बेक्कल का किला ये नहीं है। ये किला जो है, बेकल का किला जो है वो पंजाब में स्थित है, जहां पे रजिया सुल्तान को रखा गया था। ये वो बेकल का किला है। ठीक है, तो हमने आज जितने ये क्वेश्चन किए हैं, इन क्वेश्चनों को आप लगा के देखिए। इसी के अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के, तो जो आए हुए क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए। इसी के साथ ये क्वेश्चन श्रृंखला यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन इसको लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।